जय हिंद साथियों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से हम यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का बेहतरीन जीके। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न आते हैं और उन्हीं प्रश्नों का संग्रह मैं आप एक बार फिर लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली श्रृंखला और पहला क्वेश्चन। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है 72 से 80, 60 से 75, 90 से 120, 80 से 120। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो आराम करने वाला व्यक्ति होता है उसकी नाड़ी की दर आमतौर पर 60 से 75 धड़कन के बीच होती है, 60 से 75 के मध्य होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जाने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? पीवीसी, एचडीपीआई, टीपीयू, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फटाफट जवाब दे दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका डी नंबर एकदम सही जवाब है। अगर इसको एक बार गर्म करके ढाल दिया जाता है तो नरम नहीं हो सकती दोस्तों। इसका सही जवाब है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क इंसान, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से खाली स्थान मूत्र विसर्जित करता है। 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, 1.8 लीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? 1.8 लीटर। मतलब 1 से लगभग 1.8 लीटर तक मूत्र विसर्जित करता है जो वयस्क इंसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है बताना है। तो भैया फटाफट जवाब दे दीजिए। 21 जून, 25 जून, 25 मई, 21 मई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और ये कब घोषित किया गया था? तो 11 दिसंबर 2014 को 14 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये विश्व में हर जगह मनाया जाता है लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए खालिस्तान को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए बताइए फटाफट, विटामिन के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ईसी कैंडल, डोइजी एंड डैम, कार्ल लिनियस, स्टैनफोर्ड मूर। सही जवाब दे दीजिए कि नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था विटामिन के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दे दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डोइजी एंड डैम। क्या हो जाएगा? डोइजी एंड डैम दोस्तों, इन दोनों को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अब जरा एक बार ध्यान से सुनिएगा। डैम को विटामिन की खोज की थी, जो डैम है इन्होंने विटामिन की खोज की थी। और जो डोइजी हैं इन्होंने विटामिन के की रासायनिक संरचना की खोज की थी। विटामिन के की रासायनिक संरचना की खोज डोइजी ने की थी और विटामिन के की खोज डैम ने की थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनसाइड आईबी, ध्यान से देखिएगा। इनसाइड आईबी एंड रा द रोलिंग स्टोन डेड गेदर्स मॉस किताब के लेखक कौन है? फटाफट बताइए। इनसाइड आईबी एंड रा द रोलिंग स्टोन डेड गेदर्स मॉस के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा के शंकरन नायर। इसका सही जवाब हो जाएगा के शंकरन नायर दोस्तों। याद रखिएगा, के शंकरन नायर इनसाइड आईबी एंड रा पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान करता है? किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? 101वें संविधान संशोधन 2014, 115वां संविधान संशोधन
संशोधन 2014, 120वां संशोधन विधेयक 2014, 122वां संशोधन विधेयक 2014। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 122वां। इसका सही जवाब हो जाएगा 122वां संशोधन विधेयक 2014। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्य की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, इसे टॉर्जन हॉर्स कहते हैं, वायूर, डिडलिंग, स्पैमिंग। फटाफट बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टॉर्जन हॉर्स। और ये एक प्रकार का वायरस होता है जो वास्तव में क्या कर रहा है उस कार्य को छुपाता रहता है। ये एक वायरस है टॉर्जन हॉर्स दोस्तों, ठीक है। चलिए, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेरठ से संबंधित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। तो भैया यमुना की जो कल्याणी है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। कल्याणी यमुना की सहायक नदी नहीं है, जबकि केन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं दोस्तों, ठीक है। और यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों, जो यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले में पाई जाती है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से किसकी कमी है? पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर की मिट्टी में दोस्तों पोटास की बहुत कमी है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आजमगढ़ और मऊ, ये नाम भी आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ की जो मिट्टी है वहाँ पर भी पोटास की कमी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। फटाफट बताइए। हाँ, तो देख लीजिए, हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महोबा। महोबा जो है बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है और बुंदेलखंड के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। बुंदेलखंड के अंदर 7 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। ये 7 जिले बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अशोक स्तंभ, अगला क्वेश्चन है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है खालिस्तान के संग्रहालय में संरक्षित है? कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज, लुम्बिनी। फटाफट बताइए। तो दोस्तों ये सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया है और आपको पता होगा अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है दोस्तों। तो ये कहाँ है? सारनाथ के संग्रहालय में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? अवध, बुंदेलखंड, काशी, दोआब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड को जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है चंदेल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो चंदेल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी, 9वीं शताब्दी में। और इसके संस्थापक थे नन्नुक। नन्नुक इसके संस्थापक थे और इसकी राजधानी, चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? खजुराहो होती थी। चलिए अगला क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका खालिस्तान 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय भी जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका खालिस्तान 1974 में प्रकाशित करने का श्रेय भी जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बालबोधनी, सरस्वती, सितारे हिंद, उदंत मार्तंड। फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बालबोधनी। पहली पत्रिका कौन थी? बालबोधनी। कब? 1874 में। जिसे किसने संपादित किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और ये महिलाओं से संबंधित प्रथम पत्रिका थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? नवाब इनायत खान का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से? एटा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद। फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इनका संबंध इटावा से। कहाँ से है? इटावा से। याद रखिएगा, नवाब इनायत खान का संबंध इटावा से है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? यांगून, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर। फटाफट कमेंट करिए। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो तीसरी बौद्ध परिषद बेटा मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। और दोस्तों ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1935, 1940, 1945। तो बेटा कई बार पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। किस आयोग की सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेम्माचेरी कुन्हीगमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, यक्षगान। चेम्माचेरी कुन्हीगमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कथकली। ये कहे कि नर्तक हैं बच्चों? कथकली के। चेम्माचेरी कुन्हीगमन नायर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेट सांख्यिकी डाटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की कौन से स्थान है? खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेट सांख्यिकी डाटाबेस